हेलो, हाँ जी गाइस, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और एसएससी लैब पर आपका स्वागत है। देखिए, ये जो मुद्दा हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एक ज्वलंत मुद्दा है और ये है हाथरस में हाहाकार। आपने ये सुना होगा, हाथरस में एक बहुत बड़ा स्टैम्पीड हो गया, सत्संग में भगदड़, दहल गया हाथरस। क्या हुआ ऐसा हाथरस में? इस मुद्दे पे इसमें हम वीडियो में पूरा विश्लेषण करेंगे। ये एक बर्निंग टॉपिक है। कई लोगों का कहना था सर आपने हाथरस अभी नहीं कवर किया, इसको कवर कर लीजिए। देखिए, यूपी, ये हाथरस कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है हाथरस, और परसों ही यहां पर ये भगदड़ हुई है जिसमें 122 लोग अभी तक मर चुके हैं। और ये ऐसी भगदड़ भारत में होती रही है और ये रिलीजियस गैदरिंग पे ये भगदड़ होती है। इससे हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या रिलीजियस गैदरिंग में इतनी ज्यादा भीड़ अलाउ होनी चाहिए, या क्या इतने ज्यादा पुअर इंतजाम रखे जाने चाहिए, या फिर क्या इतनी छोटी वैल्यू है ह्यूमन लाइफ की? जो एक वैल्यू होती है, हर चीज की एक वैल्यू होती है, तो क्या ह्यूमन लाइफ की वैल्यू इतनी छोटी है कि कभी भी 100 लोग, कभी 30 लोग, कभी 40 लोग, कभी 150 लोग मर जाते हैं और फिर सारी चीजें वैसी ही चलती रहती हैं? इस वीडियो में हम इन सारी चीजों के ऊपर जरा देखते हैं। देखिए, पहली चीज तो हम जानते हैं हाथरस कहां है। देखिए, आप देखेंगे ये मैप उत्तर प्रदेश का है, ये पूरा उत्तर प्रदेश का मैप है। ये देखिए यूपी हो गया। यूपी में से अगर आप यहां पर गौर करेंगे, ये वाला हिस्सा जो है ये उत्तर प्रदेश का है। इस उत्तर प्रदेश के वीडियो को हमने इस मैप को थोड़ा जूम करा। जूम करने के बाद आप बिल्कुल यहां पर आ जाइए, माने उत्तर प्रदेश के इस एरिया पे अगर आप आओगे तो ये एरिया आएंगे। देखिए, ये आगरा है, आगरा के ऊपर ये अलीगढ़ है, और अलीगढ़ और आगरा के बीचों बीच पड़ता है ये हाथरस। अलीगढ़ और आगरा के बीचों बीच पड़ता है ये हाथरस। हाथरस दिल्ली से मुश्किल से 50 किलोमीटर की दूरी पे है, बहुत ही पास है दिल्ली के ये। तो हाथरस की अब हम बात करते हैं। लोकेशन आपने देख ली है, यहीं पर एक है फुलरई गांव। इस फुलरई गांव में क्या हो रहा है, एक यहां पर आयोजन करा जाता है, एक रिलीजियस गैदरिंग, एक रिलीजियस गैदरिंग की एक अनुमति ली जाती है। ये रिलीजियस गैदरिंग किसकी थी? ये भोले बाबा नाम के एक शख्स की थी। ये भोले बाबा एक उस एरिया के काफी पॉपुलर बाबा हैं, और इन बाबा का भी हम इतिहास देखेंगे जो कि अपने आप में काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल इतिहास आता है। हम उसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करेंगे, वो इतिहास सही है या गलत है, वो आपके ऊपर है उसको परसीव करना, लेकिन हम उनके बारे में जरूर बताएंगे। तो अब होता क्या है, भोले बाबा की एक इनका सत्संग सभा का आयोजन किया जाता है। भोले बाबा के बारे में बताते चले कि भोले बाबा इतने फेमस हैं कि उनके पैरों की धूल लोग समेट लेते हैं और अपने घरों में जाके रखते हैं, और माना जाता है कि जिस रास्ते से भोले बाबा चल के गए हैं, अगर उसकी धूल भी अगर छू ली तो भी उनके घर का कल्याण हो जाएगा। ऐसा भोले बाबा के बारे में माना जाता है। ये वो भोले बाबा कितना पॉपुलर है, इस बात का आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस आयोजन के लिए 80,000 लोगों की तो अनुमति ली गई थी। मतलब ये बहुत बड़े खेत में आयोजन किया गया था। आप जान रहे हैं, खेतों में इस समय बरसात का समय चल रहा है। बरसात के समय पर वर्षा होती है, जिस कारण से खेतों में जुताई भी करी जाती है, क्योंकि अभी ही चावल जो लगाया गया है उसको पानी की आवश्यकता होती है, तो खेतों में जुताई करी जाती है, जिस कारण से खेतों में गड्ढे हो जाते हैं और उन गड्ढों में पानी भर जाता है। यानी कि यहां पर अच्छा खासा कीचड़ भी होता है इन खेतों में। तो ऐसे ही एक खेत में, इसका बड़े से खेत में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें 80,000 लोगों की परमिशन मांगी गई थी प्रशासन से। प्रशासन ने ये परमिशन दे दी। इस परमिशन को देने के बाद में यहां पर 2.5 लाख लोग, माने अप्रूव्ड स्ट्रेंथ से 3 गुना ज्यादा जनता जो है तो इस सत्संग में पार्ट लेने आई है। 2.5 लाख। आप अपने आप सोच सकते हैं कि ये पॉपुलेशन कितनी होगी। कई तो देश इतने छोटे हैं जिनकी पॉपुलेशन 2.5 लाख नहीं होती। उतना सिर्फ सत्संग में लोग यहां आए। भोले बाबा की पॉपुलैरिटी आप इसी प्रकार से समझ सकते हैं किस लेवल के पॉपुलर हैं भोले बाबा। अब यहां पर हुआ क्या कि यहां पर जब भोले बाबा जाने लगे तो हमेशा की तरीके से जिस रास्ते से वो जा रहे थे, क्योंकि खेतों से तो जाएंगे नहीं, खेतों से उनको हाईवे पे आना था, हाईवे पे उनकी गाड़ियां खड़ी थी, गाड़ियों से उनको वापस चले जाना था। तो जब उनकी गाड़ियां, लोग हाईवे पे खड़े हुए थे, लोगों को पता था कि भोले बाबा आने वाले हैं, लोग हाईवे पे खड़े थे, और जब भोले बाबा अपने पंडाल से निकल के हाईवे की तरफ आए तो बहुत सारे लोग, जैसा हमेशा होता था, भोले बाबा जिस रास्ते से जाते थे लोग उसकी धूल को समेटने की कोशिश करते थे। अगर धूल को छू भी लेंगे एक बार, और उस थोड़ी सी भी धूल अगर उन्होंने अपने पास पोटली में रख ली तो उनके घर का कल्याण हो जाएगा, अगर भोले बाबा के पैरों की धूल अगर मिल गई उनको। लोग भागे उस चीज के लिए। सामने बहुत पूरा हाईवे भी ब्लॉक था, लोग खड़े हुए थे। इस भागने के चक्कर में बहुत सारे लोग जो बैठे हुए थे, यहां लोग बैठे हुए हैं, पीछे से लोग भाग के आ रहे हैं, और वो चढ़ते चले गए उन लोगों के ऊपर जो बैठे हुए थे। अब लोग चढ़ते चले गए,
कुछ लोग नीचे गिर गए क्योंकि मॉनसून का सीजन था, जिस खेतों से वो भाग के आ रहे थे उनमें कीचड़ भरा हुआ था। लोगों ने, अब वहां के वॉलंटियर्स ने क्या किया, वाटर कैनन फायर कर दी। वाटर कैनन से वो कीचड़ और ज्यादा बढ़ गया, लोग रपटते गए, नीचे दबते गए, बच्चे छोटे छोटे, महिलाएं हो गई, बूढ़े हो गए, ये सब जो वहां जल्दी नहीं भाग पाए वो सब लोगों के पैरों के नीचे दबते कुचलते चले गए। जब तक प्रशासन ने और उनके वॉलंटियर्स ने उनको निकाला तब तक 122 लोग मर चुके थे। अभी तक 122 लोग मरे हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं, नहीं पता वो सही हो पाएंगे कि वो सही नहीं हो पाएंगे। ये स्थिति है एक पर्टिकुलर फंक्शन की, जो एक गॉडमैन का फंक्शन होता है। अगर आप यहां देखेंगे, ये पेपर की कटिंग है यहां पर, या ये आपका जो एडीजी हैं आगरा जोन की, उनका ये मैसेज है। सत्संग में शामिल महिलाएं भोले बाबा के चरण छूने के लिए आगे बढ़ी। वहां शायद सड़क पर पानी था, ये वही पानी है जो सहयोग, एक तो बारिश की वजह से था, दूसरा जो उनके वॉलंटियर्स ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया ताकि वो भीड़ को डिस्पर्स कर पाए। डिस्पर्स करने के बजाय वो भीड़ जो है वो रपटती चली गई उसी जगह पर। कुछ महिलाएं उसी पानी में गिर गई, उनके ऊपर फिर और लोग आकर गिर गए। ये भगदड़ का सीन क्रिएट हुआ और ये हादसे में तब्दील हो गया है। अब यहां पर बात आती है कि क्या इतनी बड़ी व्यवस्था क्या वॉलंटियर्स पे होना चाहिए? हाँ, यहां पर बात यह आई कि जब पता किया गया कि ये इतने सारे लोग आ गए, प्रशासन ने जो अपनी व्यवस्था करी हुई थी वो जाहिर सी बात है वो 80,000 लोगों के हिसाब से थी, और यहां पर लोग आ गए, 2.5 लाख लोग यहां पर आ गए। सबसे बड़ी बात आती है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में, फिर ऐसे अगर इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाए तो क्या देश में इतने बड़े इवेंट्स नहीं ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए? बिल्कुल किए जाने चाहिए, लेकिन अगर एक जरूरी बात यह है, प्रशासन ने अगर 80,000 की अनुमति दी है तो प्रशासन को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या वो अनुमति सही है या वो अनुमति का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां पर प्रशासन को छोड़ा ऐसे नहीं जा सकता है कि भाई आपने चेक ही नहीं किया कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां पर देखिए पूरी गलती है प्रशासन की भी नहीं है, क्योंकि प्रशासन के पास इतनी वर्कफोर्स ही नहीं होती है। हर जगह पर क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है हर जगह पर, यानी काम होगा 3 लोगों का और आएगा यहां पर 1 व्यक्ति होगा जो वो कार्य कर रहा होगा। तो यहां पर क्या है, प्रशासन के पास इतना वर्कफोर्स ही नहीं होता है कि वो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं या जो इस प्रकार के जो आयोजन करे जा रहे हैं उनमें देख सके। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल बताते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्पेशली एक बहुत बड़ा आयोजन होता है जेठ के मंगल में। जेठ का महीना आपने सुना होगा, जेठ का महीना सबसे गर्म महीना होता है। नॉर्मली ये मई के मध्य से लेकर के जून के मध्य तक चलता है, ये आमतौर पर जेठ का महीना। इस जेठ के महीने में लखनऊ जैसे शहर, बहुत पॉपुलर शहर में, यहां पर बड़े मंगल होते हैं। माने हर मंगल को, इस पूरे जेठ के महीनों में बड़ा मंगल कहते हैं। इस दिन बहुत सारे भंडारे लगाए जाते हैं। आपको यहां पर बस स्टैंड से लेकर के हर जगह, आपको सड़कों पर, बस स्टैंड पर, आप ये समझ लें कि हर 100 मीटर पे यहां एक बहुत बड़ा भंडारा दिखेगा आपको। 100 मीटर कुछ नहीं होते हैं, 1 किलोमीटर में आप कहेंगे 7-8 भंडारे मिल जाएंगे आपको, इतने भंडारे कराए जाते हैं। इन भंडारों का यूं तो रूल है कि आपको नगर निगम से परमिशन लेनी होगी, क्योंकि आप इसमें सिलेंडर, खुले सिलेंडर आप रखते हैं, वहीं पर पूड़ियां बनाई जाती हैं, वहीं पर सब्जियां बनाई जाती हैं, और यहां पर कोई भी सिलेंडर कभी भी फट जाए, कुछ भी हो जाए, इसके लिए एक रूल तो बनाया गया है कि आप नगर निगम से और आप पुलिस प्रशासन से इसके लिए परमिशन लेंगे। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? देखने में तो लगता है कि परमिशन, अब सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन सच्चाई यह है उसकी कि जितने भी लोग ये ऑर्गेनाइज कराते हैं भंडारा, इनमें से 90%, 95% के पास परमिशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्या वो अप्लाई नहीं करते हैं? वो अप्लाई करते हैं, लेकिन देखिए सबको, सरकारी डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें अपने ऊपर ना आए, अपने पल्ला सब लोग झाड़ने की कोशिश करी जाती है। कैसे? यहां पर यह होता है कि ये लोग जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं इन भंडारों के, वो अच्छा काम कर रहे होते हैं, नो डाउट, लोगों को खिला रहे हैं खाना, तो वो इस परमिशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई कर दिया, लेकिन उस एप्लीकेशन के ऊपर रिवर्ट कभी आता ही नहीं है, वो रिवर्ट कभी नहीं आएगा। तो उनकी तरफ से हो गया कि उन्होंने अप्लाई किया था। नगर निगम का ये है कि भाई अगर वो उसने, या प्रशासन का ये है, पुलिस का ये है कि अगर वो अप्लाई कर, अगर वो अप्रूव कर दे तो इसका मतलब वहां पर ये उस इवेंट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उनकी है ना, वो अपने कंधे के ऊपर जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। और आयोजकों ने भी क्या किया, उन्होंने अपना काम कर दिया कि उन्होंने अप्लाई कर दिया। ये कहानी चलती है इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, जो धार्मिक आयोजन या
जो चैरिटेबल जो आयोजन करे जाते हैं उसके, कि ये सारे ग्रे एरिया में चलते हैं। जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो बोलेगा हमने तो साहब परमिशन ली थी, और जो जिसको परमिशन देनी है वो कहेगी साहब इन्होंने मांगी थी लेकिन हमने दी थोड़ी ना थी। और ये मामला फिर ऐसे ही फंसता रहता है और ऐसी केसेस इनके ऊपर चलते रहते हैं। ये सच्चाई है यहां पर, और ऐसा नहीं है कोई नई चीज है। आप यहां पर भी देखेंगे तो यहां पर मैक्स, यहां पूरी जो व्यवस्था थी प्रशासन ने थोड़े से लोग दे दिए कि ठीक है भाई, उनके पास ज्यादा फोर्स भी नहीं थी, ठीक है भाई आप इनसे काम चला लीजिए। और मेजॉरिटी ऑफ द व्यवस्था जो है इन्होंने अपने वॉलंटियर्स के ऊपर छोड़ दी। वॉलंटियर्स ने वाटर कैनन चला दिए। भीड़ पे अगर आप वाटर कैनन चलाएंगे जहां ऑलरेडी कीचड़ है, वहां क्या होगा? वहां सब लोग, यहां भगदड़ में 122 लोग अब यहां पर मृत्यु हो गई। अच्छा, अब अगर देखेंगे तो ये वहां के लोगों के बयान है कि पानी की बौछार जैसे ही करी गई, इसके बाद तुरंत भगदड़ मच गई और पानी के कारण फिसलन थी, लोग एक दूसरे पर गिरने लगे और लोग कुचल के ही मर गए। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। ये जो भोले बाबा है, ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है। अगर हम बात करें मई 2022 में क्या हुआ था, कोरोना चल रहा था उस समय देश में। कोरोना का समय एक फर्रुखाबाद में एक, ये भी आगरा के पास ही पड़ता है फर्रुखाबाद, आगरा के पास में फर्रुखाबाद में एक आयोजन की अनुमति ली गई 50 लोगों की, सिर्फ 50 लोग, क्योंकि आपको पता है कोरोना काल में इससे ज्यादा आयोजन परमिशन ही नहीं दी जाती थी। 50 लोगों की परमिशन लेने के बाद कितने लोग आए हैं यहां पर, जरा ये देखिए। 50,000 लोग इस पर्टिकुलर इवेंट में आए थे, कोरोना काल की धज्जियां उड़ाते हुए। इसके बाद भी किसी के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं। और आगे देखिएगा, अब इसके बाद अब यहां पर कार्यवाही करी भी गई है। आपको क्या लगता है ये कार्यवाही किसके ऊपर हुई होगी? ये कार्यवाही हुई एक सिंगल आयोजक के ऊपर, जिसने वो आयोजन किया था। ये कार्यवाही सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर करी गई है। अभी हम बाबा के ऊपर नहीं आए हैं कि बाबा का बैकग्राउंड क्या है, अभी हम बाबा के बैकग्राउंड के ऊपर भी आएंगे। बाबा का बैकग्राउंड भी काफी दिलचस्प रहेगा, आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है, लेकिन अभी हम वहां पर भी आएंगे। तो देखिए, अब क्योंकि 1 जुलाई से बीएनएस लागू हो चुका है, तो भारतीय न्याय संहिता के इन सेक्शन के ऊपर ये एफआईआर करी गई है। ये एफआईआर अभी भी बता दें, ये बाबा के ऊपर, इसमें बाबा का नाम ही नहीं है इस एफआईआर में। अच्छा, अब देखिएगा, ये पूरी एफआईआर है। यहां पर साफ बोल दिया गया है कि मौके पर पुलिस मौजूद थी। एफआईआर में बोला गया है मौके पर मौजूद पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा हर संभव प्रयास करते हुए बमुश्किल लाखों की भीड़ के दबाव से दब कुचलकर घायल बेहोश हुए व्यक्तियों को उपलब्ध संसाधनों से अस्पताल भिजवाया गया। माने प्रशासन ने अपनी तरफ पुरजोर कोशिश करी, प्रशासन ने हर संभव प्रयास किया हुआ है। यहां पर प्रशासनिक अधिकारी भी थे, यहां पर पुलिस बल भी मौजूद था, यहां पर लाखों की भीड़ से वो दबते हुए उन्होंने जनता की मदद करी है। एफआईआर में बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें हैं। अब देखिए, आप समझ गए कि एफआईआर में जो लिखा गया है उस हिसाब से प्रशासन और पुलिस ने अपना सारा काम किया गया एज पर द एफआईआर। वहां के प्रत्यक्षदर्शियों और रिपोर्टर्स का कुछ अलग कहना है, लेकिन अब क्योंकि हम वहां खड़े नहीं थे इसलिए हम नहीं कह सकते वहां क्या हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों का हालांकि कहना है कि यहां पर प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, पीछे एक बार जरा आपको ये दिखाएं, क्या पहले ऐसे हादसे नहीं हुए हैं भारत में अभी तक? हम बार बार ऐसे कुचलते चले जा रहे हैं। आप अगर देखेंगे 31 मार्च 2023, यहां पर क्या हो रहा था, एक मंदिर में प्राचीन कुआं बना हुआ था। कुएं के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा एक स्लैब डाल देते हैं, कभी मत खड़े होइएगा उस स्लैब के ऊपर, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक बड़ा कॉमन तरीका है, कुएं के ऊपर एक ढक्कन रख देते हैं, आरसीसी का ढक्कन बना करके रख दिया जाता है, और जब भी ऐसे हुए कार्यक्रम होते हैं लोग उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। वो एक का एक वो ढक्कन ढह गया और 36 लोग मर गए थे कुएं में डूब करके, कोई नहीं बचा पाया उनको। 1 जनवरी जम्मू कश्मीर में भगदड़ मच गई, 12 से जम्मू कश्मीर जैसा इतना पॉपुलर धाम, 12 लोगों की भगदड़ में मृत्यु हो गई, 27 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। बार बार हो रहा है ये, देखिए पूरे भारत में हो रहा है। आप ये देखिए, ये पूरा इसी से भरा हुआ है, ये पूरा इसी से भरा हुआ है। बार बार ऐसे हादसे होने के बाद भी एक बार भी इसके ऊपर कभी भी संज्ञान नहीं लिया जाता है कि आखिर यहां पर हुआ क्या। ये देखिए लाइन से यहां पर ये लोग, यहां लोग मरे पड़े हुए हैं, ये हालत है। इसके बाद भी ये देखिए लोग किस प्रकार से भीड़, लोग यहां बेहोश हैं, आधे लोग खत्म हो गए हैं। ये देखिए, ये कभी 32 लोग खत्म हो रहे हैं, कभी 100 से ज्यादा घायल हो गए हैं, कभी यहां पर छठ पूजा में लोग खत्म हो गए, कभी 20 लोग मर गए। ये लोग हैं, भगदड़ बार बार होती है, बार बार। ह्यूमन लाइफ की वैल्यू जब तक नहीं होगी भारत में, ह्यूमन लाइफ की वैल्यू जब तक हम नहीं करना सीख पाएंगे, तब तक चीजें इंप्रूव नहीं होंगी। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का मतलब यह नहीं होता है कि एक ह्यूमन की जो लाइफ की वैल्यू है उसकी कोई कदर ही ना हो। इसके बाद अब जाते हैं जरा इन सब के ऊपर, तो हम आते हैं, अब हम आते हैं कि बाबा का बैकग्राउंड क्या है। बाबा का बैकग्राउंड खासा दिलचस्प है। बाबा के बैकग्राउंड की अगर हम बात करेंगे तो बाबा के बैकग्राउंड में, आप में से अगर कोई आगरा साइड में रहता होगा तो आप बाबा का नाम आपने जरूर सुना हुआ होगा अगर आप आगरा की तरफ रहते हैं तो। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि भोले बाबा आखिरकार हैं कौन।
भोले बाबा का असली नाम है सूरजपाल। ये जो सूरजपाल हैं ये रहा करते थे, ये एटा के रहने वाले हैं। इन्होंने पुलिस की नौकरी भी करी है। इन्होंने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद ये पुलिस में कांस्टेबल बने। पुलिस में कांस्टेबल बनने के बाद 28 साल ये पुलिस में कांस्टेबल बने। इसके बाद इनको पुलिस की नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। क्यों सस्पेंड कर दिया गया? क्योंकि उनके ऊपर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का चार्ज लगा था। एक महिला ने इनके ऊपर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का चार्ज लगाया, जिस कारण से कार्यवाही हुई और इनको फोर्स से हटा दिया गया। जब इनको फोर्स से हटा दिया गया तो सूरजपाल जी ने अपना नाम बदला। नाम बदलने के बाद इन्होंने अपना नाम जो है ये नारायण हरि रख लिया। अब सूरजपाल खत्म हो चुका था, अब एक नया व्यक्ति है नारायण हरि। नारायण हरि का जन्म होता है और दूसरा नाम था इनका साकार विश्व हरि। नारायण हरि और साकार विश्व हरि। नारायण हरि, साकार विश्व हरि, जो कि पहले सूरजपाल हुआ करता था। अब बाबा जी ने क्या किया? बाबा जी ने उपदेश देने शुरू करे। ये उपदेश इतने हिट होने लगे कि कुछ ही समय में लोग इनको भोले बाबा की संज्ञा देने लगे। और उसके बाद बाबा जी का जो है ये पूरी फैन फॉलोइंग, बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है। बाबा जी को बहुत लोग मानते हैं। बाबा जी के चरणों की धूल भी आज लोग अपने घर पे रखना पसंद करते हैं। और इसके साथ इस पूरे कांड में बाबा जी का नाम भी कहीं नहीं आया है। अब ये क्या सही है, क्या गलत है, ये हम जनता पर छोड़ते हैं, ये हम आप पर छोड़ते हैं कि इसमें आपको क्या लगता है। ऐसे आयोजकों के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे आयोजन के लिए क्या करना चाहिए। ऐसे में एक हमें सबक जरूर लेना चाहिए कि अगर जो भी व्यक्ति इस प्रकार के इवेंट को अटेंड कर रहा है, पहली चीज उस व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अगर वो आयोजकों की परमिशन जरूर देखे कि आयोजकों ने परमिशन लिए कि नहीं लिए। उसके बाद अगर लग रहा है कि यहां पर तय सीमा से भीड़ ज्यादा है तो वो उस इवेंट में अपना उपदेश देने से मना कर दे या परफॉर्म करने से मना कर दे, या फिर सीधे प्रशासन से बोले कि देखिए भाई ऐसा ऐसा यहां पर है। उस बात का रिकॉर्ड रखे कि हमने प्रशासन से इस बात को बोला है, और फिर प्रशासन भी एक टाइमलाइन दे। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा मैंने आपको बड़े बंगल की चीज बताई कि लोग अपनी तरफ से तो बोल देते हैं, अपनी तरफ से मेल कर दिया प्रशासन को, प्रशासन ने टाइमली रिवर्ट ही नहीं किया। सरकार को प्रशासन के लिए एक टाइमलाइन बनाना चाहिए। किसी भी आयोजन की परमिशन देने के लिए आपके पास एक फिक्स टाइमलाइन है कि आप 72 आवर्स के अंदर अंदर, या फिर आपको और ज्यादा समय चाहिए अगर उसको बांट देना चाहिए। आपके पास अगर कोई ऐसा आयोजन है जिसमें 50,000 लोग तक एक्सपेक्टेड है तो आप 72 घंटे करिए। अगर आपके पास में 1 लाख तक लोग अवेलेबल है तो आप 1 हफ्ते के अंदर परमिशन लीजिए। 1 लाख से ज्यादा लोग हैं कि यातायात व्यवस्था भी आपसे मैनेज करनी पड़ेगी तो आप तकरीबन 15 दिनों का, आप 15 दिनों एडवांस परमिशन रखिए और 15 दिन का टाइमलाइन फिक्स रखिए कि इतने इसके अंदर अंदर परमिशन देनी ही है या नहीं देनी है। तो रीजन सॉर्ट करना है कि रीजन क्या है उस परमिशन का। आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए कि परमिशन नहीं दी जा सकती। यहां पर सरकार पक्ष को भी अपना काम करना चाहिए, आयोजक पक्ष को भी अपना काम करना चाहिए, और लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किस प्रकार से, क्या इतनी भीड़ में उनका जाना सही है, क्या ये सारी चीजें लाइफ से बढ़ के हैं। अगर उनकी लाइफ चली जा रही है, क्या उनके बच्चों जिनकी भलाई के लिए वो गए थे आज वही नहीं रहे, क्या मतलब बना इन चीजों का। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ अब आप बताइएगा आपके क्या विचार हैं कि इन चीजों में क्या होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।